बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस 2 साल पहले का चेंज हो चुका है। ओके, फिजिक्स का क्लास है तो देखिए बेसिक्स तो आप सब पढ़ के आ चुके हैं। सिलेबस चेंज हुआ है तो सिलेबस का अगर एनालिसिस करेंगे तो सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में चेंजेस हुए हैं, लेकिन चेंजेस केवल 10 से 15% ही हैं। ओके, अगर बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 में यूनिट 1, 2, 3 और 4 इन 4 यूनिट में से चेंजेस बहुत ही कम हैं, बहुत कम। उसके बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में मेजर चेंजेस हैं। ओके, मेजर चेंजेस हैं और यही यूनिट 5 आपके प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है। ये जो यूनिट है वो इलास्टिसिटी नाम से है, इलास्टिसिटी। ओके, इस इलास्टिसिटी में क्या क्या आएगा आपका, प्रतिबल, विकृति, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। प्रतिबल, विकृति ये सब तो आएगा ही आएगा, साथ में साथ आप जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे मैक्सवेल सुई का किए हैं, बंकन का करते हैं, बार्टन का करते हैं, ऐठन का करते हैं, ऐठन लोलक का करते हैं, और एक क्या बोलते हैं उसको, कैंटिलीवर का करते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसी इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंट हैं, इसी पे बेस्ड हैं। मतलब आपका पेपर 1 का जितने भी प्रैक्टिकल्स है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स, ये सारे के सारे इसका थ्योरी कहाँ पे कवर होगा, इसी यूनिट 5 में कवर होगा, यूनिट 5 में। तो शुरू करते हैं पेपर 1 फिजिक्स, पेपर 1 यूनिट 5। नाम क्या है, इलास्टिसिटी। ओके, पुराने बुक में मिलेगा ये, अभी नया बुक तो पब्लिश हो गया होगा, पुराने बुक में ये मिलता है चैप्टर 9 में। ओके, आरपी गोयल, ओल्ड बुक, चैप्टर 9। ओके, तो शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी। सबको पता है इलास्टिसिटी होता क्या है, और रबर सब बच्चे कैसे खेलते रहते हो इलास्टिसिटी। तो रबर इतना छोटा है, आप इधर से और इधर से पकड़ के खींचोगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, और खींचोगे और बढ़ जाएगा। ओके, इसको खींचते चलोगे लेंथ बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यही क्या है, रबर क्यों बढ़ता है, उसमें कौन सा गुण होता है, इलास्टिसिटी। अपनी आकार में वृद्धि करने का गुण, यही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी, या इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। ओके, प्रत्यास्थता, ठीक है। अब इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक रबर की, रबर कुछ ऐसा है, रबर सपोज ऐसा है, ये कबर्ड टाइप का रबर है। कबर्ड सब जानते हो, घनाभ कबर्ड। ओके, इस टाइप का मान लो कोई रबर है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये इसके लेंथ में क्या होगा, इलास्टिसिटी आएगा, लेंथ बढ़ेगा। अगर इस रबर को हम इस डायरेक्शन में खींचे तो इसका लेंथ तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में खींचे तो अब इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। ओके, तो अलग अलग प्रकार से ये इलास्टिसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी किस डायरेक्शन पे है। ओके, अब कुछ वस्तुओं के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे इलास्टिक वस्तुएं क्या होती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं, इन इलास्टिक क्या होता है ये। ओके, इनमें से सबसे पहला आपका आ रहा है देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आप समझिए।
ऐसी वस्तुएं जिन पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन या फिर आकृति, इन तीनों में से कुछ भी परिवर्तित हो जाता है और बल को हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ओके, स्वतः ही आ जाता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में। ठीक, वो वस्तुएं कहलाएंगी प्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक एलिमेंट्स, इलास्टिक बॉडीज। ओके, जैसे रबर को अगर हम खींच देंगे, ऐसा खींच देने से क्या होगा, रबर खिंचाएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देंगे तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडीज़। ओके, अब आता है इनइलास्टिक बॉडीज़। अब इनइलास्टिक बॉडीज़ जस्ट इसका रिवर्स है। ऐसी वस्तुएं जिस पर जब कोई बल लगाया जाता है तो बल लगाने से क्या होगा, उसकी लंबाई, आयतन या आकृति, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, तीनों में से कोई भी अगर परिवर्तित हो जाता है तथा बल को हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता, तब उसको क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक एलिमेंट्स। ठीक है, इनइलास्टिक एलिमेंट्स, ये इसी को बोलते हैं प्लास्टिक एलिमेंट्स, प्लास्टिक बॉडीज़। ओके, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, मिट्टी इसका एग्जांपल है। मिट्टी को अगर हम, चिपचिपी मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी, अभी बरसात का जैसे मौसम है तो मिट्टी गीली हो जाती है, मान लो ये मिट्टी है, इसको हाथ से ऐसे दबा दोगे इधर, ठीक, हाथ से दबा दोगे तो ये इसका शेप बिगड़ जाएगा, आकृति बिगड़ जाएगी, आकृति परिवर्तित हो जाएगी। और हाथ से दबाने के बाद अपना हाथ हटा लोगे तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाएगा। मतलब ये मिट्टी क्या है, एक प्लास्टिक बॉडी है, ओके, या अप्रत्यास्थ वस्तु है। ठीक, इसी की जगह अगर कंसिडर करो, ये जो है अगर कोई क्रिकेट का बॉल है, जैसे टेनिस बॉल को हाथ से ऐसे दबाना, तो टेनिस बॉल को अगर हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा, वो दब तो जाएगा, मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। ठीक, और जैसे ही अपना हाथ हटा लेंगे, मतलब बल वहाँ से हटा लेंगे, तब क्या होगा, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। ओके, मतलब ये बॉल जो है वो टेनिस का बॉल, वो क्या है, एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ वस्तु। ओके, ये होता है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बॉडीज। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल रहा हूँ, विरूपक बल क्या होगा, जैसे बॉल था टेनिस का बॉल, उस पर हमने अपना हाथ लगाया, दबाया उसको, तो इसकी आकृति ऐसे बिगड़ गई, शेप बिगड़ गया। ओके, शेप बिगड़ गया, तो जो हम बल लगाए हैं, शेप बिगाड़ने के लिए जो बल लगाए हैं, उसी बल को क्या बोलते हैं, विरूपक बल। ओके, शेप बिगाड़ने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको बोला जाता है विरूपक बल। ओके, अच्छा, अब इलास्टिसिटी को डीपली समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को और पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। ओके, प्रतिबल, स्ट्रेन मीन्स होता है विकृति। ओके, प्रतिबल, विकृति, ये सब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब समझते हैं प्रतिबल। ओके, प्रतिबल,
देखो, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे, जैसे आप खुद कंसिडर करो, अगर ये बॉल है, टेनिस का बॉल, इसको अगर हम बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, तो इस पर अगर बल लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बल लगाओगे तो हमारा हाथ ही दर्द करने लगता है, ऐसा लगता है कि ये बॉल उछल के हमारे हाथ को ही प्रेशर कर रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉल है वो अपनी शेप बिगड़ने का विरोध करता है। मतलब हम जो बाहर से ऐसे बल लगा रहे हैं, उस बल का ये क्या करता है, विरोध करता है, और विरोध करने के फलस्वरूप एक खुद भी एक बल लगाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण साम्यावस्था में किसी भी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, लगने वाला प्रत्यानयन बल को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबल। ओके, साम्यावस्था मतलब ऐसा थोड़ा दबा के रुक जा रहा हो, ठीक है, दबा के रुक जा रहा हो, ये हो गया साम्यावस्था। अब इस कंडीशन में इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मान लो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, उसी को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन प्रतिबल, स्ट्रेस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, प्रतिबल बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बल, जिसकी बात हम किए, प्रत्यानयन, इस शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, एरिया। ओके, तो प्रतिबल इज इक्वल्स टू क्या मिला, प्रत्यानयन बल, बल है तो F डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल है तो एरिया A, F डिवाइडेड बाय A, ये क्या हो गया, प्रतिबल। ओके, ठीक। अब प्रतिबल समझ तो गए कि प्रतिबल क्या है, लेकिन इसके 3 प्रकार होते हैं भाई, ये 3 तरह से होते हैं, ठीक। एक बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरा बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। हिंदी में कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ओके, सबसे पहला आ रहा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, सबसे फर्स्ट है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये वस्तु है, ठीक, ये ऐसा वस्तु है कोई, अगर इसकी लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है इसकी, ठीक है, अगर इसकी लंबाई के अनुदिश विरूपक बल लगाया जाए, इस डायरेक्शन में विरूपक बल लगाया जाए, उसके बाद जो प्रतिबल होगा, तब जो प्रतिबल होगा उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ओके, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की परिभाषा क्या हो गई, जबकि किसी वस्तु पर विरूपक बल उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, तब जो प्रतिबल होगा उसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड आता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल। ओके, अब ये जो भी वस्तु है, जो भी बॉडी है, इसका लेंथ है, ठीक है, इसका सरफेस भी तो है। ओके, इसका सरफेस भी है, जैसे ये सरफेस मान लो, ये क्या है, इसका सरफेस है, ठीक, सरफेस है। तो सरफेस के अनुदिश अगर ये बल लग रहा है, जबकि विरूपक बल कहाँ से लग रहा है, सरफेस के अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश लग रहा है, तब जो प्रतिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, जब वस्तु पर विरूपक बल उसके पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए या पृष्ठ के अनुदिश लगाया जाए, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। ओके, तो परिभाषा हो गई, ठीक है।
तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है स्पर्श रेखीय प्रतिबल, टेंजेंटियल स्ट्रेस। स्पर्श रेखीय मतलब बल ऐसा है जो उसको टच बस करते जाए, उसकी बॉडी इस पर ना लग रहा है, वो बस उसको टच करता जाए ऐसा। ठीक है, जैसे इसको समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। लाइक 1 मिनट। ये थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैंटिलीवर में ये यूज़ होता है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जैसे समझते हैं, ये क्या है, ये कोई एक एलिमेंट है ऐसा, ये कोई छड़ है, छड़ का एक हिस्सा है, रॉड, इसे रॉड जानते हैं हम लोग, रॉड है ये। ठीक है, इस रॉड को अगर हम बीच से काट दें, यहाँ से ऐसे काट दें, तो ये रॉड कैसा दिखेगा भाई, ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसी को स्पर्श करता हुआ अगर कोई बल लगता है, जबकि विरूपक बल इसी को स्पर्श करता हुआ लगता है, इस पर देखो पूरी बॉडी पे नहीं लग रहा है, केवल इसको स्पर्श करता हुआ लग रहा है, उस कंडीशन में जो प्रतिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। नाम से स्पष्ट है, एक तो रेखा के अनुदिश होगा पहली बात, दूसरा वो स्पर्श करता जाएगा, पूरी बॉडी पे नहीं लगेगा। ये दोनों क्या था, पूरे बॉडी पे लग रहा था, और ये जो है पूरे बॉडी पे नहीं लगता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को टच करते हुए ही जाता है। ओके, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी अब, जबकि विरूपक बल, ठीक है, जबकि वस्तु पर विरूपक बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है। ठीक है, स्पर्श रेखीय केवल एक तरफ, तब उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अच्छा, जैसे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा फिक्स है ना, यहाँ ये फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि ये तो इसको स्पर्श करता हुआ जा रहा है, अगर बॉडी में लगता तो ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक जो किनारा है या एक सिरा जो है वो फिक्स रहता है, और दूसरा सिरा जो क्या है वो, उस पर स्पर्श रेखीय बल लगता है। ओके, ये हो गया परिभाषा किसका, तीनों प्रकार की प्रतिबल का। ओके, अब चले आते हैं स्ट्रेन में, स्ट्रेन विकृति। ओके, विकृति भी बहुत इजी है, समझते चलते हैं इसको। देखो, विकृति क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, विकृत, डिफॉर्म, स्ट्रेन। ठीक है, डिफॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, डिफॉर्म मतलब विरूप। ठीक है, रूप परिवर्तित हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन, विकृति, स्ट्रेन। ठीक है, जैसे मैंने मिट्टी का एग्जाम्पल दिया था, ये मिट्टी का एक कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, बस गीली है। ठीक, इस मिट्टी पर अगर हम बल लगाएंगे तो इसकी आकृति अभी जैसे दिख रही है वैसे नहीं दिखेगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी, तो इसका रूप पहले जैसा था, इसका रूप अभी वैसा नहीं है। ठीक, मतलब इसका रूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, इसी को बोलेंगे विकृति। ठीक, जब अगर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई, आयतन, आकृति इत्यादि में अगर परिवर्तन हो तो वस्तु क्या कहलाएगा, विकृत अवस्था में कहलाएगा। ठीक, अगर कंसिडर करो यही अगर कोई एक बॉल है, टेनिस का बॉल है, तो इसको दबाए रहेंगे तो विकृत अवस्था में रहेगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो वापस अपनी अवस्था में आ गया। ओके,
तो विरूपक बल लगाने से यदि वस्तु विकृत हो जाती है या डिफॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? विकृत अवस्था। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? विकृति। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? अनुदैर्ध्य, ठीक, आयतन, अब अभिलंब नहीं होगा, आयतन होगा। और तीसरा होगा अपरूपण, शियर, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शियर स्ट्रेन। ओके, विकृति के 3 प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? जैसे लंबाई की दिशा में अगर बल लगाया जाए, ठीक है, लंबाई की दिशा में, तो एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोल देंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, जैसे मान लो ये कोई तार है, इस तार की प्रारंभिक लंबाई क्या है? मान लो L। अब इसको खींच दिए, खींच के इतना बड़ा कर दिए, ठीक है, तो ये लंबाई में वृद्धि, ये है इतना होगा लंबाई में वृद्धि, इसको मान लिया L। तो लंबाई में वृद्धि है L और प्रारंभिक लंबाई है L, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा भाई? अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लंबाई में परिवर्तन, कितना हुआ लंबाई में परिवर्तन? L अपॉन लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, ये क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ओके, फिर चले आते हैं आयतन विकृति। नाम से स्पष्ट है, अगर वस्तु के आयतन परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है, जैसे पहले लंबाई में हो रहा था वैसे अब किस में होगा? आयतन में होगा। आयतन विकृति। ओके, आयतन विकृति। ओके, समझते हैं आयतन विकृति को। देखिए, जैसे अनुदैर्ध्य विकृति में हम समझ गए थे, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन होता था। अब यहाँ पे विरूपक बल इस प्रकार से लगाया जाए, वस्तु पर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसके आयतन में परिवर्तन हो, ठीक है। तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोल देंगे? आयतन विकृति। जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम विरूपक बल ऐसे लगाते हैं कि इसके आयतन में परिवर्तन हो, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? आयतन विकृति, ठीक। ओके,
अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? वही है, मान लो अगर कोई वस्तु है ये, इस वस्तु पर हमने, ये कोई वस्तु है, इस पर हमने एक बल लगाया F। पहले इसका आयतन था V, अब इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ा? V बढ़ा। ये बढ़ा हुआ आयतन है ना, तो बल लगाने के बाद कुल आयतन ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये क्या है? बढ़ा हुआ आयतन ये। ठीक, तो आयतन विकृति का फॉर्मूला हो जाएगा आयतन में वृद्धि या कमी, आयतन में वृद्धि या कमी, आयतन में परिवर्तन। कितना हुआ आयतन में परिवर्तन? इतना, अपॉन प्रारंभिक आयतन ये क्या कहलाएगा? आयतन विकृति। अब देखो, तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर गुब्बारे में फूंक फूंक के हवा भरते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तब की कंडीशन में ये क्या है भाई? आयतन विकृति पॉजिटिव होगा। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं किसी चीज़ का, एक गुब्बारे में हवा की जगह पानी भर दो, अब छोटा सा छेद कर दो। ठीक है, छोटा सा छेद करेंगे तो पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब आयतन धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन अब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस कंडीशन में आयतन विकृति भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ओके, ये होता है फॉर्मूला किसके लिए? आयतन विकृति के लिए। तीसरी प्रकार की विकृति और सबसे इम्पोर्टेंट विकृति ये है अपरूपण विकृति, जो कि किस में यूज़ होता है? कैंटिलीवर में यूज़ होता है। ओके, अपरूपण विकृति। अब देखो, विरूपक बल इस प्रकार से लगाया जाए, किसी वस्तु पर विरूपक बल इस प्रकार से लगाया जाए कि उसका एक सिरा स्थिर हो, ये स्थिर हो, और दूसरे सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को स्पर्श करता हुआ विरूपक बल लगे, ऐसा। ठीक है, विरूपक बल इस दिशा में लगे और ये दिशा, ये जो सिरा है वो फिक्स है। अब क्या होगा? इमेजिन करो तो, इस कंडीशन में ना तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, नहीं। ठीक है, इसका आयतन बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या हो रहा है? इसकी आकृति बदल रही है। यह भी ऐसा है, वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये डिफॉर्म हो गया, इसकी आकृति परिवर्तित हो गई। कितनी आकृति में कितना परिवर्तन हुआ देखो तो, ये एक लंबा लाइन खींच दिया, ये एक लंबा लाइन खींच दी, दोनों के बीच बना कोण, यही इतना परिवर्तन हुआ है, इतना ही तो हुआ है। इसी परिवर्तित कोण को क्या बोलेंगे? अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति। एक बार परिभाषा बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जब किसी वस्तु पर जिसका एक सिरा स्थिर हो तथा दूसरे सिरे पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को स्पर्श करता हुआ विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई और आयतन तो स्थिर रहती है, लेकिन वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। और वस्तु की आकृति में जितना परिवर्तन होता है, जितने कोण से परिवर्तन होता है, उसे ही क्या बोलेंगे? अपरूपण विकृति। ठीक है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला है ही नहीं। क्या है ये? थीटा है। अपरूपण विकृति क्या है? एंगल है, कोण है, थीटा। मान लिया उसको क्या? थीटा। ओके, ये तो हुआ तीनों चीज़, विकृति के 3 प्रकार, प्रतिबल के भी 3 प्रकार देख ही लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? हुक का नियम। किसका नियम? हुक का नियम, हुक्स लॉ। ये 11वीं में भी पढ़ चुके हो, हुक्स लॉ। ओके, अच्छा, हुक के नियम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ को और समझना पड़ेगा। ओके, कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा।
जैसे इलास्टिसिटी तो हम समझ गए क्या होता है, अभी इलास्टिसिटी समझ गए। अब हमको समझना पड़ेगा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। हुक का नियम पढ़ने हैं, लेकिन हुक के नियम पढ़ने से पहले हमको एक शब्द जानना पड़ेगा, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे एक रबर है, एक छोटा सा रबर है मान लो, इस रबर को आप खींचते हो, खींचते जाओ, इसकी आकृति बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसे आएगा कि रबर टूट जाएगा, ओके, टूट जाएगा। तो टूटने से पहले तक आप जितना बल लगाए हो, जितना ये परिवर्तित हो चुका है, वही उसकी क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा, ओके, वही उसकी क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा। भाई अगर किसी वस्तु को खींचोगे तो उस पर प्रतिबल लगेगा, और खींचते चलोगे तो उसका प्रतिबल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबल का वह मान जिस पर ये टूट जाता है उसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, लिमिटेशंस ऑन इलास्टिसिटी इजी वो कहेंगे, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं हुक के नियम में, हुक्स लॉ में, ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, मतलब वस्तु पर इतना बल नहीं लगाना है भाई कि वो टूट जाए, ठीक है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी पदार्थ पर जितना अधिक प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें विकृति भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। मतलब जितना प्रतिबल हम लगाते जाएंगे विकृति भी उतनी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, ऐसा फिक्स कर दिए थे ये एक रॉड को, और इधर से हम बल लगा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे वो कोण भी उतना बढ़ता जाएगा ना, पहले इतना, फिर इतना ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब प्रतिबल बढ़ाने से विकृति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रतिबल जो है, स्ट्रेस जो है, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, स्ट्रेन के या विकृति के, ठीक। प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। यही क्या है, हुक का नियम। तो हुक के नियम को शब्दों में कैसे लिखेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जब किसी वस्तु पर प्रतिबल का मान बढ़ाया जाता है या प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें विकृति भी उतनी अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के मतलब प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा, ओके। तो हम साइंस के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिबल को कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है उसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और एक क्या लगता है, नियतांक। तो प्रतिबल इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिए, अब एक नियतांक लगेगा, उसको नाम दे दिए ई, ओके, और इधर हो जाएगा विकृति। ई क्या है भाई, एक कांस्टेंट है, ओके, ई इज एन कांस्टेंट, ठीक। तो अब क्या करना है, अब प्रतिबल और विकृति का फॉर्मूला बन गया, उसमें ई जो है वो एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को नाम दिया गया है प्रत्यास्थता गुणांक, ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता गुणांक। कंफ्यूज नहीं होना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेगा तो वही है प्रत्यास्थता गुणांक। ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, विकृति को इधर ले आओ, इधर पक्षांतर कर दो, तो प्रतिबल अपॉन विकृति, ये क्या हुआ, प्रत्यास्थता गुणांक, ओके। प्रत्यास्थता गुणांक E इज इक्वल्स टू प्रतिबल बटे विकृति, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया हुक का नियम, ठीक है।
अब एक और चीज़ है, कुछ चीज़ जिसको जान लेना ज़्यादा सही रहेगा, जैसे होमोजीनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, नॉन होमोजीनियस, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, ये जानना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, कंसिडर करना ये कोई पदार्थ है। ओके, अब यहाँ पर कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कणों की संख्या थोड़ी कम है। ऐसे इधर बहुत ज़्यादा डेंस है और इधर बहुत ज़्यादा विरल है। ठीक है, ठीक, इधर सघन है, इधर विरल है। तो इस कंडीशन में देखो, ये समांगी है क्या? बिल्कुल नहीं है। इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो ये समांगी तो नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। ये क्या है? नॉन होमोजीनियस है। ठीक, और होमोजीनियस क्या होगा? अगर इस पदार्थ में सभी जगह पे कणों की संख्या लगभग बराबर हो, तब इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। और बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनहोमोजीनियस। ओके, ठीक है। अब आता है आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल एंड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक, समदैशिक और विषमदैशिक। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता किसी भी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। हम में भी तो प्रत्यास्थता होता है भाई। अगर हमारे हाथ को कोई खींचेगा 1 सेंटीमीटर ही सही, हल्का सा बढ़ेगा, ठीक है, और वो छोड़ दिया तो वापस अपनी स्थिति में आ गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा बल से खींचेगा तो उखड़ ही जाएगा, उसकी बात नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। तो अगर कोई वस्तु ऐसा इस प्रकार से है, इस वस्तु के सभी कण, समस्त कण में प्रत्यास्थता का गुण एक दिशा में है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कण है, मान लो A, ये कण है B, अगर कण A पर इस दिशा में खींचा जाता है, 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो कण A में 1 mm की वृद्धि होती है। ठीक है, और कण B में भी इसी दिशा में 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसमें 1 mm की वृद्धि होती है। ठीक है, और ऐसे सारे कण में इस दिशा में अगर 5 न्यूटन का बल लगाएं तो सभी कणों में 1 mm की वृद्धि होगी। तब ये क्या कहलाएगा? आइसोट्रॉपिक मटेरियल, समदैशिक पदार्थ, सब्सटेंस। ओके, ठीक है। और दूसरा आता है एनिसोट्रॉपिक। अब कोई ऐसा पदार्थ है भाई, ठीक है, जिसके अलग अलग कण पर समान दिशा में समान बल लगाने पर परिवर्तन अलग अलग हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा? एनिसोट्रॉपिक, विषमदैशिक पदार्थ। ठीक है, जनरली जो भी पदार्थ होता है जिसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जिसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो होमोजीनियस होता है एक तो, ठीक, मतलब समांगी होता है। दूसरा आइसोट्रॉपिक भी होता है, मतलब समदैशिक भी होता है। ओके, समांगी और समदैशिक, इसको आदर्श रूप माना जाता है पदार्थ का। पदार्थ का आइडियल फॉर्म क्या होगा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके प्रकार हैं, उस पे चले आते हैं। ओके, सो आज क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है।